दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक हम डायरेक्ट सेलिंग के दिग्गज लीडर्स से मिले, हम गवर्नमेंट ऑफिसर से मिले, नेटवर्क और हम मिले ट्रेनिंग फील्ड के उन महारथियों से जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं अपितु दुनिया में भी अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को सिखाया है, अलग अलग तरह की स्किल सिखाई है। हम यूट्यूबर से मिले, हमारे इस चैनल पे 8 मिलियन से ज्यादा जिनके सब्सक्राइबर हैं वो लोग आए। लेकिन आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है, एक माइलस्टोन है आज का इंटरव्यू, क्योंकि आज हमारे मेहमान एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। पिछले 6 महीने से पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन नहीं बन रही है। लेकिन हर व्यक्ति ये मान रहा है, समाचार ये आ रहे हैं, आईसीएमआर ने भी ये माना है कि कोविड के बचाव में कोई मेडिसिन अगर सबसे ज्यादा हेल्पफुल है तो वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, HCQ। और HCQ की अचानक डिमांड बढ़ी, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड आने लगी और भारत चूंकि सबसे बड़ा निर्माता है HCQ का, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि अगर आप इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो HCQ की सप्लाई कीजिए। सो आज हम बहुत लकी हैं कि HCQ की वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा बनाने वाली जो कंपनी है वो है इप्का लैबोरेटरीज, एक इंडियन कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। 20,000 करोड़ से ज्यादा जिसकी नेटवर्थ है, 100 से ज्यादा देशों में जिसकी मेडिसिन जाती हैं, 450 से ज्यादा जिनके साइंटिस्ट हैं और इंडिया की जो टॉप 10 एक्सपोर्ट करने वाली फार्मा कंपनी है उनमें से वो एक है। सो इप्का लैबोरेटरीज के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर PC गोदा सर आज हमारे मेहमान हैं। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। सर, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। और आपको लेके हमारे जो व्यूवर हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। आपका हमने कमिंग सून का इंटरव्यू डाला था और उसमें कुछ लोगों ने व्यू अपना नीचे दिया है। सो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं हमारे व्यूवर्स की फीलिंग। अमित पाठक लिखते हैं, आई एम सो हैप्पी, आई बिलोंग टू ए फार्मा कंपनी एंड डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम। बिहारी यादव लिखते हैं, वाओ ग्रेट सर। नीरज त्रिपाठी लिख रहे हैं, गुड न्यूज हम सबके लिए। मोहम्मद इरफान अंसारी लिख रहे हैं, सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। गुलशन कुमार बावन थाड़े लिख रहे हैं, गोदा सर कब आ रहे हैं। विभू शुक्ला लिख रहे हैं, वाव। सिलवासा प्लांट के एक कर्मचारी हैं आपके, दिवजीत, वो कह रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई हो, आई एम वेटिंग फॉर द एपिसोड। अभी नेगी लिख रहे हैं कि धमाल होने जा रहा है। अमन सिंह ने लिखा है, आई एम सो एक्साइटेड। विवेक शुक्ला ने लिखा है, यूनिक चैट होने वाला है सर। लीडर्स क्रिएशन ने लिखा है, मैनी मैनी थैंक्स फॉर दिस ऑसम सरप्राइज। सो आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है सर हमारे पास में। ये तो उन लोगों को जो सुनना चाहते हैं, जिनको पता लगा कि गोदा जी आ रहे हैं, तो मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा नाम याद रखा है। दैट्स ग्रेट सर। मैं आपको बुलाने से पहले थोड़ा सा मैं होमवर्क कर रहा था, तो मैंने देखा कि पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं राजस्थान से जरूर रहा। चाहे वो घनश्याम दास जी बिरला हों, जमुनालाल बजाज हों, लक्ष्मी निवास मित्तल हों, लक्ष्मी निवास झुंझुनू वाला हों, प्रेमचंद गोदा हों। सो ये राजस्थान की भूमि में ऐसा क्या है सर जो इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैदा करती है। राजस्थान वाले मेरे ख्याल से एक फॉर्मूला पक्का याद रखते हैं कि कमाई तो बेशुमार करो लेकिन खर्चा लिमिट में करो। तो उनका जो सारा फॉर्मूला होता है वो बचत से होता है, और जब बचत होती है तो बचत को फिर उपयोग में लाना पड़ता है, और वो उपयोग का नाम है व्यापार।
वैसे भी अगर हम लोग देखें सर, बड़े व्यापारी के अलावा अगर हम लोग जाते हैं हिंदुस्तान में, हम कहीं भी चले जाएंगे, हम लोग नॉर्थ ईस्ट जाएं या हम लोग साउथ इंडिया में जाएं, राजस्थान की स्पेशली जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, सो वो बहुत अच्छा बिजनेस करती है। सो आपका बड़ा तजुर्बा है और आप वहां पे रहे हैं, आपने देखा है, तो पर्टिकुलर ऐसा क्या है वहां के कल्चर में जो लोग इतनी दूर जाके इतना बड़ा कारोबार कर पाते हैं? दूर जाके, जहां तक सवाल है, ये राजस्थानियों में नहीं है, मैं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तानियों में ही है। चाहे वो पंजाब के लोग कनाडा में जाकर के बस गए हों, गुजराती लोग पूरे अफ्रीका में जाके बसे हों, अमेरिका में जाके बसे हों, तो ये तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तानियों का ही कमाल है। राजस्थानी लोग कमाल इसलिए कर पाए कि शुरू से राजस्थान में शायद पैदावारी कम होती होगी उस वर्षों पहले, तो कंपल्सरीली उनको बाहर जाना पड़ा अपना, से घर चलाने के लिए बोलूंगा मैं, पैसा कमाने के लिए नहीं, घर चलाने के लिए। तो उनकी सबसे पहले तो मुनीमगिरी शुरू हुई, और मुनीम से कुछ लोग धंधा सीख करके सेठ बन गए, और वो सेठ बन के फिर व्यापार करने लगे, और व्यापार किसी का बहुत बड़ा हो गया तो बड़े बन गए। उसमें जो, चाहे आप बिरला जी बोल दो या मित्तल बोल दो या डालमिया बोल दो, सब बड़े बड़े जितने भी परिवार हुए हैं, वो सब शुरुआत उनकी बहुत छोटी सी है, और आज उनके बड़े बड़े नाम हैं। सर, आज आपका जो मुकाम है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन आपकी शुरुआत कैसी हुई? कि आपकी शुरुआत भी छोटी थी, तो एक बार अपनी थोड़ी सी यात्रा के बारे में बताइए सर। राजस्थान के गांव से मुंबई तक की यात्रा, 20,000 करोड़ की वर्थ वाली कंपनी के चेयरमैन। मेरी शुरुआत भी एक छोटे से गांव से है। मैं, एक बहुत ही छोटा गांव है जिसकी आज भी पॉपुलेशन करीब 2,500 है, और वहाँ पे आज भी रेस्टोरेंट के नाम से कोई मिठाई की दुकान नहीं है, कोई चाय की दुकान नहीं है। बहुत ही छोटा गांव है, और जब मैं छोटा था तब वहाँ पे स्कूल भी नहीं थी, तो मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड से एजुकेशन बाहर ही हुई है, परिवार से दूर। सो 5वीं तक तो मैं कई रिलेटिव के पास में रहा, उसमें मेरे चाचा शामिल हैं, बुआ शामिल है, मामा शामिल है, ऐसे मेरे 5 साल गुजरे उनके पास में। और 6ठी से मैं हॉस्टल लाइफ गुजारी है मैंने, वो भी एक छोटे से कस्बे से राजस्थान में। और फिर 9th स्टैंडर्ड मैंने किशनगढ़ करके, जो छोटा शहर है आज, लेकिन उसको आज मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मैंने हायर सेकेंडरी करी। और कॉलेज मैंने अजमेर में ज्वाइन किया, क्योंकि उस वक्त किशनगढ़ में कॉलेज नहीं था, तो मेरी कॉलेज लाइफ अजमेर में रही। मैंने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स से, और मैं पहला ग्रेजुएट था अपने परिवार में। मेरे जो अंकल थे वो 10th पास थे, और अजमेर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक कैशियर का काम करते थे। सो मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद में हिम्मत जुटाई कि कैसे भी मैं सीए करूं। हालांकि मैं ऐसा पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था जो आज अगर कोई गिनेगा आदमी सीए कर सकता है, क्योंकि मेरा कॉलेज में काफ़ी ही खराब बोलूँगा मार्क्स रहे। मैं फर्स्ट ईयर में ग्रेस से पास हुआ, सेकेंड ईयर में भी ग्रेस से पास हुआ, और थर्ड ईयर में मेरे को सप्लीमेंट्री आई, तो मुझे सप्लीमेंट्री एग्जाम दे करके पास करना पड़ा। वो एक ऐसा समय था जहाँ पे ग्रेजुएशन हो जाना हम समझते थे बस अब हमने बेड़ा पार कर लिया। और मेरी, मारवाड़ियों को जैसे आपको मालूम है कि जल्दी एंगेजमेंट होता है, जल्दी शादी होती है, तो मेरी सेकेंड ईयर में ही एंगेजमेंट हो गई थी, अजमेर में ही। तो वहाँ एक नई शुरुआत हो गई कि भाई ये तो जल्दी शादी कर देंगे, और मुझे मालूम नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने सीए करने की सोची। हालांकि मुझे मालूम था कि ये इस स्टैंडर्ड का आदमी सीए नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और बम्बई पहुंच गया। बम्बई में आकर के सीए के 2 टाइप के कोर्स होते थे उस वक्त, एक ऑडिटशिप बोलते थे और एक आर्टिकलशिप बोलते थे। आर्टिकलशिप 3 या 4 साल की होती थी, और ऑडिटशिप 6 साल की होती थी। तो उस वक्त एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट काम था सीए में। लिमिटेड सीए थे, एक सीए के अंडर में 3 या 4 आर्टिकल क्लर्क होते थे।
और मेरा तो, क्योंकि मैं इस लायक था ही नहीं कि मुझे कोई एडमिशन देवे, सप्लीमेंट्री से पास हुआ हिंदी मीडियम। फिर भी एक सज्जन ने मुझे बोला कि आपको आर्टिकलशिप तो नहीं लेकिन ऑडिटशिप दे सकते हैं। तो ऑडिटशिप 6 साल का कोर्स होता था। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे 6 साल का कोर्स दीजिए। और बीच में उसका पॉसिबिलिटी होती थी कि हर 3 साल, हर 6 महीने, 9 महीने बाद में आप उसको ऑडिटशिप से आर्टिकलशिप कर सकते हैं। तो आपका पीरियड शायद 6 साल के बजाय 5 साल या 4.5 साल हो सकता है। तो मैंने हिम्मत जुटाई और एडमिशन ले लिया। फिर वापस अपने गांव पहुंचा। उस वक्त दिवाली थी, ये मेरा एडमिशन नवंबर में हुआ। और दिवाली थी नवंबर में ही, तो मैं गांव गया वापस। पिताजी को तब बताया कि मैं ऐसा करके आया हूँ मुंबई में। तो पिताजी को और बड़े भाई को बड़ा अचंभा हुआ कि तुम आगे कैसे पढ़ोगे, हमारी तो शक्ति नहीं है तुमको आगे पढ़ाने की, और क्या खर्चा आने वाला है। तो मैंने बोला कम से कम मैं हिसाब लगा के आया हूँ कि 200 रुपये महीना तो चाहिए मुंबई में रहने के लिए और खाने पीने के लिए। तो उस वक्त उनके लिए 200 रुपये पर मंथ भी मेरे लिए स्पेयर करना डिफिकल्ट था। फिर भी मैंने बोला आप जो कुछ दे सकते हो मुझे दीजिए, बाकी मैं वहाँ पे जुगाड़ करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं तो सीए करूँगा। एनीवे, जद्दोजहद के बाद में पिताजी ने एग्री किया, लेकिन एक कंडीशन के साथ में कि तुमको शादी करनी पड़ेगी इमीडिएटली। मैंने बोला आप चिट्ठी लिख देना, मैं आ जाऊँगा। ये बात है नवंबर की। दिसंबर में मेरे पिताश्री ने मेरी शादी फिक्स कर दी कि आपकी फरवरी में शादी है। तारीख भेज दी और मेरी फरवरी 67 में शादी हो गई। तो इधर मैंने सीए ज्वाइन किया और इधर 67 में शादी हो गई। उसके बाद में आई वॉज वेरी लकी, आई बिकेम वेरी स्टूडियस कि जो सीए का इंटरमीडिएट एग्जाम है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया। उसके बाद फाइनल पास होना था, तो फाइनल भी 2 ग्रुप होते थे, एक एक ग्रुप करके, वो भी एक फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए। सो आई वॉज वेरी लकी। मैं तो ये बोलूँगा मेरी बीवी की तकदीर थी कि मैं ये पास हो गया, मेरी तकदीर से शायद मैं पास नहीं हूँ। और ऐसे ही मैंने सीए किया। और ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप ये मेरा सीए का कोर्स कंप्लीट हो गया था। जो मेरे रिजल्ट फाइनल आए थे जनवरी 71 में, और मेरा आर्टिकलशिप खत्म हुआ 30 अप्रैल को, और 1 मई से ही मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने कभी सर्विस करने का नहीं सोचा कि मैं किसी की नौकरी करूंगा। ये मेरे दिमाग में नहीं आया, तो मैंने डे 1 से ही प्रैक्टिस शुरू करी। 5 साल प्रैक्टिस करी। और उस प्रैक्टिस के दौरान मेरे एक क्लाइंट थे मिस्टर अमिताभ बच्चन। अच्छा, वाह। और उनके लिए उन्होंने कंपनी बनाई, पार्टनरशिप डील बनाया। उनके लिए मैंने अकाउंट्स लिखे, उनके लिए मैंने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाया। अच्छा। ऐसे में उनसे 1973 में जुड़ा। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और उसी दौरान फिर मिस्टर अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई, जब उनकी 2 पिक्चरें अंडर प्रोडक्शन थी, एक अभिमान और दूसरी जो सबको मालूम है प्रकाश मेहरा की दीवार, जंजीर। जंजीर। यस 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 सर, ये दोनों पिक्चरें बहुत चली और उसके बाद में अमिताभ बच्चन चलते गए। तो हमारी मुलाकातें तो ज्यादा अजिताभ से ही होती थी। अमिताभ जी से तो कभी कभार घर में हाय हेलो होती थी। उनको इतना बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त। अजिताभ जी से ही ज्यादा होती थी। और फिर ये 1975 में एक प्रपोजल आया हमारे पास में कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी दिल पे है। तो मैंने अपने कई क्लाइंट से इसके बारे में बातचीत करी, भाई आप लोग खरीद सकते हैं, अच्छी कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। उसका टर्नओवर करीब 50 लाख रुपए साल का था उसको। अच्छा। उसमें से एक ये भी परिवार था, बच्चन परिवार, जिनको मैंने बताया। तो श्रीमान अमिताभ बच्चन को ये प्रपोजल ठीक लगा, लेकिन उनके पास समय नहीं था। उन्होंने एक अपनी तरफ से प्रपोजल रखा, भाई तुम लोग, मैं और मेरे दूसरे सज्जन दोस्त हैं मिस्टर चंदूरकर, कि आप लोग कुछ साथ दे सकते हैं तो अपन इसको ले सकते हैं। तो हमने आपस में सलाह करी। वो नौकरी करते थे और मैं प्रैक्टिस करता था कि भाई आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और मेरे को प्रैक्टिस
उस वक्त छोड़ने की नहीं सोची मैंने, कम करनी पड़ेगी। तो बोले यार रिस्क तो ले सकते हैं, लेकिन अपने को तो आता तो कुछ भी नहीं है फार्मास्यूटिकल का। तो वहां पे फिर मेरा विचार था कि यार व्यापार करने के लिए कुछ व्यापार को आना जरूरी नहीं है, व्यापार की बेसिक चीजें आना जरूरी है। वो व्यापार भले कोई सा भी हो, फार्मास्यूटिकल हो, टेक्सटाइल का हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। जो मेरे को अनुभव था, बिकॉज मैंने ड्यूरिंग आर्टिकलशिप कई कंपनियों के ऑडिट किए थे, और फिर 5 साल जो मैंने प्रैक्टिस करी, तो उसमें छोटे व्यापारी से लेकर बड़े मैन्युफैक्चरर तक जानकारी हुई। तो बिजनेस के बारे में तो काफी समझ हो गई थी सर। 10 साल का पीरियड काफी बड़ा होता है बेसिक समझने के लिए। तो हमने आपस में सलाह करके रिस्क लिया, भाई मिनिमम हमारी जो धंधा चले या नहीं चले, लेकिन हमको मंथली पगार चाहिए, वो मिलेगी, हम ये रिस्क ले सकते हैं। और ऐसे हमने ये रिस्क लेके उनके साथ में शुरू किया। भाई हमारी जो कंडीशन होगी कि अपन 50-50 रहेंगे, 25-25 हम वर्किंग पार्टनर और 50% बच्चन फैमिली विल बी द इन्वेस्टिंग पार्टनर। एंड ऐसा करके ये शुरुआत 75। क्या कितने उसमें खरीदी थी सर उस समय फैक्ट्री, ये जो कंपनी आपने? उस समय इसका सौदा 15 लाख रुपए में किया था। अच्छा। तो ये रनिंग बिजनेस था, रनिंग बिजनेस, और इसके साथ में एक फैक्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो उस वक्त जो ये सौदा हुआ सिर्फ बिल्डिंग को देख के हुआ। हमने धंधे के बारे में तो किसी को कुछ आता नहीं था फार्मास्यूटिकल। मुझे थोड़ा बहुत दवाइयों का बारे में मालूम था, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है वो मैंने कभी काम नहीं किया। तो जैसे 15 लाख रुपए में एक सौदा करके शुरुआत हो गई। पैसा तो बच्चन साहब को लगाना था, हमारे पास तो खाने पीने का हिसाब था बस। That's great, wonderful सर। बहुत इंस्पायरिंग है सर आपकी स्टोरी, और जिस प्रकार आपने बताया कि जब आप पढ़ने के लिए आए तो घर में क्या स्थिति थी, और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ड्रीमर्स हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, वो आपकी इस स्टोरी से बहुत इंस्पायर होंगे। वो भी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, और एक 15 लाख की कंपनी को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। सो बहुत सारी चीजें सर हम लोग आपसे जानेंगे, सीखेंगे। आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास में। बच्चन फैमिली से सर आप बहुत क्लोजली चूंकि जुड़े, और स्पेशली अगर हम लोग अमिताभ बच्चन की बात करें, वो न केवल मात्र फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हैं, अपितु वो अपने वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में भी वो हीरो हैं। उन्होंने शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया, फिर वो सुपरस्टार बने, और सुपरस्टार बनने के बाद में उनकी जिंदगी में फिर एक बार डाउनफॉल आया, और फिर उस डाउनफॉल को उन्होंने फेस किया, और फिर वो दोबारा से सुपरस्टार बन गए। सो जब बच्चन साहब का जो टफ टाइम था सर स्पेशली, तो उस समय आपने उनको नजदीक से देखा होगा। सो वो क्या टाइम था, और ऐसी क्या आपको खास बात लगी बच्चन जी में जो दोबारा से उभर के आए, और इस प्रकार से उभर के आए? कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि आज इस एज में भी उनका जो रुतबा है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। मैं जब पहली बार उनसे मिला तब तो उनको सिर्फ ये दिन नक्की करना पड़ता था कि कौन से दिन शूटिंग पे जाना है, बाकी तो वो दिन भर घर में बैठे रहते थे। भाई लोग आपस में गप्पे मारते थे, क्योंकि काम तो ऐसा था नहीं। और जब प्रोड्यूसर को पैसे का जुगाड़ होता था तब बुला लेते थे, भाई ये शूटिंग करो। लेकिन एक आदत जो मैंने उनको शुरू से आज तक देखी है कि वो समय के बड़े पक्के थे, और जिस समय पहुंचना है शूटिंग के लिए वो तो जल्दी पहुंचने वाले थे, हमेशा जल्दी ही जाते थे, बिफोर टाइम। और आज तक मैं देख रहा हूँ उनसे कि जब इवन मेरे साथ में भी जो मीटिंग होती है, टाइम दिया है, और कई दफे तो मैं उनसे अर्ली मॉर्निंग में 7-7:30 बजे मिला हूँ, कई दफे। तो बिल्कुल टाइम दिया तो वो तैयार रहते थे, बोले चाय भी आकर के टेबल पे पियेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मीटिंग को टाल देंगे। तो समय के बड़े पक्के, ये उनका सबसे बड़ा गुण जो मैंने देखा है शुरू से लेके आज तक। और बाकी तो सारी दुनिया जानती है कि वो कितने अच्छे प्राणी हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा उनके बारे में, लेकिन जो सबसे बड़ा गुण मैंने उनमें देखा, जिससे उसकी सक्सेस है, वो इसके पीछे ये सबसे बड़ा राज है, कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क। डिसिप्लिन तो सर उनमें बहुत बड़ा है, नो डाउट। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी एक टाइम ऐसा आया कि जब उनको चोट लगी और पूरी दुनिया ने उनकी चिंता की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने न केवल मात्र सर्वाइव किया, अभी तो आज भी वो इतने ज्यादा एक्टिव हैं। और वो चाहे सोशल मीडिया पे एक्टिविटी की बात करें या टेलीविजन पे बात करें, फिल्म इंडस्ट्री में बातचीत करें,
सो वो हर जगह बहुत एक्टिव रहते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एज ए बिजनेसमैन अगर हम बातचीत करें, अमिताभ बच्चन एज ए बिजनेसमैन, सो वो चूंकि आपका उनके साथ में अनुभव रहा, तो वो उसको आप किस रूप में देखते हैं सर? एज ए बिजनेसमैन तो मैं उनको कभी देखा नहीं मैंने उनको, क्योंकि जो बिजनेस में वो एंटर किए उनमें उनको जो वो एक्सपेक्ट करते थे वैसी सक्सेस नहीं मिली और उनको स्ट्रगल ही करना पड़ा बिजनेस में। लेकिन उन्होंने जो बिजनेसमैन पे, मेरे जैसे बिजनेसमैन पे जो उन्होंने विश्वास रखा शुरू से लेके आज तक, वो एक, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि अगर अगले जन्म में मेरे को कभी धंधा करना पड़े और पार्टनर कोई हो, तो मैं मिस्टर बच्चन को अपना पार्टनर बनाना पसंद करूंगा। That's great. Wonderful. क्योंकि इन्होंने इतनी छूट दी कि जिससे मैं इतना अच्छा धंधा सीख पाया और कर पाया और कंटिन्यूस परफॉर्म किया, वो उस लिबर्टी की वजह से, कि कभी पूछने का नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं जो बता दिया वो ठीक है बस। अच्छाई बुराई तो बिजनेस में चलती रहती है, कभी अच्छा कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन उसका कोई ऐसा ज्यादा पूछताछ नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत बड़ा विश्वास चाहिए इसके लिए, और उन्होंने हमेशा इस विश्वास के साथ में हमको सपोर्ट किया, आज भी करते हैं कभी भी कुछ बात होती है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर। हमारे जो व्यूअर्स हैं सर, वो कमेंट्स में लिखते रहते हैं कि हमें किनसे मिलना है। तो अमिताभ बच्चन चूंकि एक बहुत बड़ा नाम है, सो बहुत बार लिखा जाता है नीचे कि आप अमिताभ बच्चन को बुलाइए, अमिताभ बच्चन को बुलाइए। मतलब ज्यादा तो नहीं, हजारों बार इसको लिखा गया होगा। सो आप कभी मिले तो आप बोलिएगा कि एक चैनल है चैट विद सुरेंद्र वत्स, उस पर बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं सर एक दिन, चूंकि आप 15 लाख से और इतनी बड़ी कंपनी को आप चला रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन बच्चन साहब हमारे शो पे भी आएंगे। मैं जरूर उनसे ये बात करूंगा, बाकी शो पे आएंगे और कब आएंगे वो तो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस समय HCQ की चूंकि बहुत चर्चा में है, सो इस बारे में हम लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं। सो इप्का जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाने वाली कंपनी है। क्या ये सही है सर? बिल्कुल सही है जी। हम कई वर्षों से बना रहे हैं और इस कंट्री के अंदर इस दवाई को हमने इंट्रोड्यूस किया आज के करीब 18 साल पहले। पहले हम सिर्फ बल्क ड्रग बनाते थे, अभी हम इसके फॉर्मुलेशन भी बनाते हैं और दरअसल दुनिया के करीब करीब सभी देशों में हमारा इसका एक्सपोर्ट है और हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं बल्क ड्रग के। और फॉर्मुलेशन तो कई कंपनियां बनाती है, लेकिन बल्क ड्रग जो है इसका मेन, जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, वो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। वंडरफुल सर, दैट्स ग्रेट। और अभी क्या कैपेसिटी है सर इप्का की HCQ बनाने की महीने की? अभी हम दरअसल इस महीने में करीब बिटवीन 20 से 25 टन बनाएंगे, अगले महीने में करीब 30 टन। वाओ। तो अगर डिफाइन करें तो दरअसल जब 30 टन हो जाएगा तो करीब 15 करोड़ गोली पर मंथ वाओ इसकी बना सकते। सो पीछे ये न्यूज भी आई, क्योंकि हमारे देश में कोई भी खबर होती है तो उसको राजनीतिक रंग भी देने का प्रयास किया जाता है। सो विपक्ष ने ये बोला, और इवन एक कमेंट भी आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी सारा अमेरिका को भेज दें HCQ और हिंदुस्तान में शॉर्टेज हो जाए, तो ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी सर? अभी तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट्स को हमारी कंपनी अभी तक 10 करोड़ गोलियां दे चुकी है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपने देश में तो अभी बहुत लिमिटेड पेशेंट हैं और एज ए प्रिवेंटिव ये जो दी जा रही है, सब जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या जो भी स्टाफ है पूरा हॉस्पिटल का, जिनको दी जा रही है, और जो इवन महाराष्ट्र में पुलिस वालों को दी जा रही है, जो भी इनके कांटेक्ट में आ सकते हैं कोविड पेशेंट के, तो हमें नहीं लगता कि इसकी कभी अपने देश में शॉर्टेज होगी। हाँ, अगर पब्लिक ही लेने लग गई डर के मारे, जो शुरुआत ऐसी हुई थी, तो उस वक्त तो शायद कुछ समस्या हो जाए। अदरवाइज हम तो सोचते हैं कि हम दुनिया को समस्या नहीं आने देंगे,
जितने अगर मरीज हैं और अगर वो रोज इसकी जो प्रेस्क्राइब गोली ले रहे हैं तो सारी दुनिया को इंडिया सप्लाई कर सकता है, रोज की एक गोली, कोई प्रॉब्लम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का पिछले दिनों एक बयान था, उन्होंने पब्लिकली ये बोला कि मैं कोरोना से बचने के लिए हर रोज HCQ इस्तेमाल करता हूं। ये अभी रिसेंटली बोला उन्होंने, यस यस यस, लास्ट वीक में भी बोला है, और वो ले रहे हैं क्योंकि जो भी उनका एडवाइजरी बॉडी है, डॉक्टर्स जो भी उनके एडवाइजर्स हैं, वो उन्होंने उनको डेफिनेटली रिकमेंड किया होगा। और ये हार्मलेस दवाई है ऐसे नॉर्मल कोर्स में, जितना इसका नेगेटिव बोला जा रहा है ऐसा है नहीं, क्योंकि जो इसके पेशेंट हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, वो पिछले 30 साल से रोज एक गोली खाते हैं। और अभी हम पिछले 3 साल से इसको डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी वन ऑफ द ट्रीटमेंट करके प्रमोट कर रहे हैं, और वो भी इसकी रोज एक गोली खाते हैं। तो जो पेशेंट है वो एक गोली रोज खाते हैं और उनको पूरे 365 दिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी जो यूज नहीं करते हैं, जिनको इसका यूज मालूम नहीं है, क्योंकि ये 60 साल पुरानी दवाई है, तो हर दवाई के बारे में कुछ न कुछ नेगेटिव तो होता ही है, तो नेगेटिव को ज्यादा पब्लिश कर रहे हैं बजाय इसकी पॉजिटिव के। क्योंकि जो 20-20, 30-30 साल से गोली खा रहा है उसको कुछ नुकसान नहीं है, तो जो हफ्ते में एक दिन गोली खाएगा उसको क्या नुकसान हो सकता है। दैट्स गुड सर, ग्रेट। इप्का सर कौन कौन से कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है HCQ? नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लेट अस से काफी कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। इधर मैं ईस्ट में बोलूँ तो हम ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, कनाडा में करते हैं, यूरोप में सारे देशों में कर रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, रशिया में कर रहे हैं। सो पूरा वर्ल्ड कवर है, अमेरिका में शुरू हो रहा है। दैट्स ग्रेट सर। बिजनेस से बहुत लोग घबराते हैं सर हमारे देश में, क्योंकि एक ऐसा कल्चर है कि जॉब के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, और आपका ऐसा मन बना, जैसे आपने बताया कि आपने सोचा कि आपने जॉब तो करना ही नहीं है। और मैंने एक्चुअली शिक्षा पढ़ी थी, मैंने B.Ed किया था, तो वहां पे हमारे यहाँ पे एक एग्जाम होता था, एक पेपर था एक्चुअली, भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो उसमें हमें पढ़ाया गया कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो कैसे परिवर्तित हुई, और उसमें एक बड़ा रोल रहा लॉर्ड मैकाले का। जब वो भारत के वाइस चांसलर बन के आए, गवर्नर बन के आए यहाँ पे, तो उन्होंने एक अलग तरह की शिक्षा पद्धति दी, और उनका मकसद था कि हिंदुस्तान में नौकर पैदा करना। सो वो शिक्षा पद्धति का कहीं ना कहीं प्रभाव आज भी हमारे देश में है। सो जो लोग जॉब मेंटेलिटी का स्पेशली रखते हैं, सो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बिजनेस के बगैर तो दुनिया चलती ही नहीं है। सो आपको दुनिया में चलाने के लिए बिजनेस, चाहे वो शुरुआत होती है इसकी बार्टर सिस्टम से, जो गांव में होता है कि धान खरीद करके उसको जो सामान चाहिए खरीदने वाले को वो दिया जाता है, बार्टर सिस्टम आज भी चल रहा है। और जो जिसको हम आज दुनिया के व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है उसमें LC खोली जाती है, वो LC भी कुछ एक बार्टर सिस्टम का एक रूप है कि आप मुझे पैसा दे दोगे तो मैं आपको माल दे दूंगा। सो एक दूसरे का जो जरूरत है पूरी करने के लिए जिसका जो कड़ी है उसको हम व्यापार बोलते हैं। तो व्यापार तो चलता ही रहा है, उसका रूप अलग अलग हो सकता है, छोटा या बड़ा। उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब पहले मैन्युफैक्चरिंग नाम वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन जो घानी होती है जिसमें तेल निकालते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग है, भले ही एक छोटा सा रूप है। जो गुड़ बनाते हैं, आजकल शक्कर बनती है, पहले गुड़ बनता था। सो गुड़ भी जो बनता था उसको भट्टी पे बनाते थे, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। सो मैन्युफैक्चरिंग एक व्यापार की शुरुआत बोल सकते हैं, जो आज की तारीख में जिसको बड़ा मान जाता है। जबकि ट्रेड जो है वो सिर्फ बना हुआ माल खरीदते हैं और बना हुआ माल बेचते हैं, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। सो ये चीज तो हमेशा रही है मेरे ख्याल से, जब से मनुष्य का रूप आया है तब से ये चलता आ रहा है व्यापार। भले ही उस वक्त मनी का ट्रांजैक्शन कम होता होगा, ओनली मटेरियल का ट्रांजैक्शन होता होगा, लेकिन व्यापार तो चलता रहा है। सर जॉब और बिजनेस की जब तुलना करते हैं तो जनरली ये होता है कि जॉब में एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि अगर मुझे जॉब लग गई तो फिर मुझे तनख्वाह तो मिलती ही रहेगी। और बिजनेस की जब हम बातचीत करते हैं, नौकरी में ये रहता है और बिजनेस में ये रहता है कि वहां पे रिस्क है, पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। सो बिजनेस में रिस्क
आपने भी लिए होंगे, तो रिस्क कब और कैसे लेना चाहिए सर एक बिजनेसमैन को? रिस्क तो डेफिनेटली होती है। जैसे हमने जब बच्चन साहब को ज्वाइन किया तो रिस्क ये थी कि भैया हमारा घर कैसे चलेगा, तो हमको मिनिमम सैलरी तो चाहिए ही, चाहे बिजनेस में फायदा हो या नुकसान हो, क्योंकि वो उस वक्त की जरूरत थी। हमें मालूम था नुकसान हो सकता है किसी भी बिजनेस में, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हमने ये जब कंपनी 75 नवंबर में ली और 76 और 77 में हमने बहुत लॉसेस किए। लकीली बच्चन साहब की उस वक्त इतनी शक्ति थी कि वो अपना पैसा जो थोड़ी बहुत बचत करते थे और कुछ बोरोइंग करके हमारे को सपोर्ट किया। लेकिन हमने 76 और 77 में बहुत नुकसान किया। 78 ऑनवर्ड्स फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जो होता है नॉर्मली बिजनेस में डर, वो हुआ हमारे साथ में भी, और उसकी वजह से जो हम इन्वॉल्व हुए कि नहीं, हमने बड़ी हाई रिस्क में डाल दिया था बच्चन साहब को, तो हम जरा थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, और उस इन्वॉल्वमेंट का कुछ नेगेटिव इफेक्ट हुए हमारी लाइफ में कि मुझे डायबिटीज़ हो गई। ओहो। अर्ली 79 में, अभी करीब 40 साल हो गए मैं डायबिटिक हूँ। और उसका फिर जो साइड इफेक्ट हुआ वो हुआ 87 में, मुझे फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ एट द एज ऑफ 40। तो ये जब आप बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और सिर्फ बिजनेस 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 देखते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। रिस्क तो हर चीज में है, इवन आजकल नौकरी, सिवाय गवर्नमेंट की नौकरी के, नौकरियों में भी बहुत रिस्क है। तो अब वहां पे भी छटनी होने लग गई सर। रेलवे बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को अभी जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में बदलाव आएगा, ये कोविड की वजह से ये बीमारी सारी दुनिया में बदलाव लाएगी, और नौकरी करने वालों में तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो उनको तो बहुत सोचना पड़ेगा कि हमारी हर नौकरी अभी पक्की नहीं है, ये कच्ची भी हो सकती है। सो नौकरी का हिसाब डेफिनेटली एक है कि हमारे को एक कैलकुलेटेड रिस्क होती है, लेकिन उसमें फिर प्रोग्रेस करने वाले, हार्ड वर्क करने वाले प्रोग्रेस करते रहते हैं, और उन्हीं में से ही फिर कुछ लोग बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेसमैन अच्छे बनते हैं। सर आपने बताया आपको अर्ली एज में डायबिटिक आप पेशेंट हो गए थे, हार्ट की भी प्रॉब्लम रही, लेकिन उसके बाद भी आपका जो एनर्जी लेवल है सर, चेहरे की जो चमक है, उसका राज क्या है? उसका राज कोई खास ऐसा तो राज नहीं है, लेकिन मैंने इन बीमारियों को कभी अपने दिल में नहीं लिया कि शायद मैं नेगेटिव हो सकता मेरे परिवार के साथ में। मैं बिल्कुल हिम्मत से काम करता रहा, भैया ये तो बीमारी है, भगवान की देन है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको काम करते रहना है, और मैं कभी इन चीज़ों से डरा नहीं। और मैंने कई जगह पे, अभी रिसेंटली 1 साल पहले मैंने ये हिम्मत करी कि अभी मुझे, जो मैं इंसुलिन लेता था पिछले तरह से 32 साल मैंने इंसुलिन ली, और मुझे जब पता लगा कि एक डॉक्टर हैं जो इंसुलिन से छुटकारा दिला सकते हैं, मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया 7 दिन का, और पिछले 1 साल से मैं अपनी डायबिटीज बिना इंसुलिन के मैनेज कर रहा हूँ। वंडरफुल। तो मेरा वजन भी पिछले 1 साल में करीब 12 किलो घटा है, एंड बिल्कुल एनर्जी लेवल हाई है एट द एज ऑफ 73। वंडरफुल। सो आपके साथ जो लोग काम करते हैं सर, उनसे मैंने सुना है कि गोदा सर अब भी मतलब 50-50, 60-60 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करते कई बार। मैं रोज की करीबन अभी तो 900 सीढ़ी चढ़ता हूँ रोज, वाओ। एट ए टाइम। 73 की एज में? यस सर। वंडरफुल सर। वो भी डायबिटीज मैनेजमेंट का पार्ट है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद 300 सीढ़ी चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना। तो ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, ये मेरा रूटीन है पिछले 1 साल से। ग्रेट सर। आप न केवल मात्र बिजनेस में प्रेरणा है और हम सबके लिए, आप इसमें भी रोल मॉडल हैं सर। इस एज में आपने मतलब डायबिटीज की इंसुलिन जो 30 साल ली उसको छोड़ दिया, तो आप एक एग्जांपल हैं। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कमेंट्स में लिखने वाले हैं कि उस डॉक्टर का नाम बताइए जिसने आपकी डायबिटीज छुटवाई है। तो वो भी हम लोग प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ अपडेट हमारे व्यूअर्स को देते रहें। हम अगले पार्ट में बढ़ रहे हैं सर। सर प्लीज। डॉक्टर का नाम मैं अभी बता देता हूँ, आपके व्यूअर्स हैं उनको
मनीषा जी को मालूम है, लेकिन मैं सबको बता देता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी। ये पूना के डॉक्टर हैं। राइट। और इसको इस नाम से आप गूगल कर सकते हैं और यूट्यूब पे इनके कई लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल हैं। आपके व्यूअर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। मैं तो यही कहूँगा कि जो चैनल आप चला रहे हैं, उस चैनल को देख करके जो यंग लोगों को मोटिवेशन मिलता है, या जिन हस्तियों को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, वो यंग लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर डायरेक्ट सेलिंग। और जैसा मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया कि एक ऐसा व्यापार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और एक देश में नहीं, एक राज्य में नहीं, सारी दुनिया में किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है कि इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट, जो हार्ड वर्क करके जो इस पेड़ को लगाता है, वो उसका फल वो नहीं, उसकी पीढ़ियां ले सकती है। और उसमें माइनस तो कुछ है ही नहीं, प्लस ही प्लस है। ये एक अलग तरह का व्यापार है जिसमें माइनस कभी भी कुछ नहीं होता है, जो भी होता है प्लस ही है। सो आप जो यंग लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपने जो ये चैनल चला रखा है, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपके हर एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए चैनल चलाते रहें। ऐसी मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे श्री पीसी गोदा साहब, इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एक बहुत बड़ा नाम, और हम सब के बीच में आ जाए, हमारे लिए आज एक बड़ा दिन था। इसी प्रकार आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, प्रणाम सर। नमस्कार। आज सर लग रहा है कुछ स्पेशल क्रीम लगाई है सर। नहीं जी, रूटीन है ये तो हमारा। मेरे घर पे दूसरी क्रीम ही नहीं है, एक ही है। और मैं तो शूटिंग में जाता ही नहीं। तो आपने बुला लिया इसलिए आगे 15 साल से कभी मैंने आपके कई प्रोग्राम देखे हैं। थैंक यू सो मच सर। बस ये सर ऑन द कैमरा भी बोल दोगे तो हमारी है ना थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं तो इधर देखूंगा इसके कैमरे पे, चलेगा ना? तेरा कैमरा घबरा तो नहीं है? अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।